हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 का। उसमें हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और नोट्स को कवर कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास 43 के करीब है। तो आज की जो क्लास में हम 25 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम Mg2 पॉजिटिव से Mg। ये कहता है भाई, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे इस सिस्टम के लिए। तो काफी आसान है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है ई नोट से डिनोट करते हैं। वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें पता है कि भाई यहाँ पर प्रेशर होता है वो 1 एटमोस्फियर और टेम्परेचर होता है 298 केल्विन होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको जो है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। हमें पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। तो उसके हिसाब से हम रेफरेंस हाइड्रोजन का लेके उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं इनका। एंड नोटिंग ईएमएफ ऑफ द सेल। और जो वोल्ट मीटर होगा उनके अंदर क्या करते हैं, हम ईएमएफ को नोट करेंगे कि भी जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम आया तो उसका ईएमएफ कितना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जो मेटेलिक कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है उसमें हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। देखो, सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि भी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। परंतु जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो किसकी वजह से होती है, जो आयंस मूवमेंट करते हैं। अब आयन पता है हमें, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है, मेटेलिक कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करती है परंतु इसमें सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है, बिना डिकम्पोजिशन के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, परंतु इसके अंदर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का। ठीक है, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो करेगी। थर्ड डिफरेंस क्या कहता है, मेटेलिक कंडक्टर होता है जो, वो क्या होता है, ये जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है मेटेलिक कंडक्टर की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो डिक्रीज होती है जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ। परंतु यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है जब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है उसमें तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वहां पर क्या होता है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पर, नेक्स्ट डिफरेंस है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज जनरली हाई। जो कंडक्टिविटी होती है ना मेटल की, वो क्या होती है, जनरली हाई होती है। परंतु इसके अंदर क्या होती है, कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो जनरली क्या होती है, लो होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है यहाँ पर, सॉल्यूशन के केस में लो होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिफरेंस। ये बन सकता है हमारे 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन क्रोच लॉ, हाउ डज इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्ट। मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, ये कंडक्टिविटी है किसके रिस्पेक्ट में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH। ये कहता है क्रोच लॉ क्या कहता है। ठीक है, क्रोच लॉ क्या कहता है, और इसकी जो हमें ये निकालना, वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH, इसके लिए डेल्टा नोट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, देखो, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो क्या होती है, सम होती है दोनों की इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, कैटाइन को और एनाइन को, उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उनका क्या कर दे, हम सम कर दे। ठीक है, तो वो चीज हमारे पास क्या आ जाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। अगर हमें निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, सम कर देते हैं कैटाइन और एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन और एनाइन की सम कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जांपल में दिखाया हुआ है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये कैटाइन की है और दूसरे वाली बी नेगेटिव है ये एनाइन की है। ठीक है, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग। ठीक है, अगर मुझे टोटल की निकालनी है तो मैं इन दोनों का क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ए बी की, और ये जो नोट साइन डिनोट कर रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है कि भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, यानी कि डाइल्यूशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ए बी की किसकी इक्वल होगी, कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी
और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम। ठीक है, तो यही कहता है कोरोट्स लॉ। अब मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड की निकालने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसकी हमें कैलकुलेट करके दिखानी है। देखो किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो हमें पता है भाई CH3COOH यहाँ पर दे तो दिया, परंतु जब तक हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालेंगे तो इसकी हम क्या नहीं निकाल सकते, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ही नहीं सकते। जब हमने NaCl को इसमें डाला तो हमारे पास क्या मिल गया, CH3COONa प्लस में HCl मिल गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन मिलेगी, अगर मिला तो हमें। ठीक है, अगर ये मिला तो हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होगी और HCl की भी गिवन होगी। तो दोनों की अगर मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, NaCl की सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है किसकी, एक मिनट भाई। हाँ जी, देखो यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है, ये तो हमें गिवन मिलेगी, CH3COONa की मिलेगी और HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, दोनों की मिलेगी। अगर मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे देखो यहाँ से तो NaCl चला जाएगा, Na चला जाएगा और यहाँ से Cl चला जाएगा और CH3COOH बच जाएगा। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं, अगर हम दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दे और NaCl की को घटा दे तो हमारे पास यही नहीं मिल जाएगा। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यही कह रखा हमारे पास, ये कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें क्या मिली हो, क्या दी हुई हो, फ्रॉम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात वही है, इन्फिनिटी या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हो HCl की, CH3COONa की और NH3 की अगर गिवन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, NaCl की गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसकी हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या किया, HCl की ऐड किया प्लस में CH3COONa की ऐड किया और उसमें से क्या कर दिया, डेल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमारे पास यही चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कहता है भाई मोलर कंडक्टिविटी बतानी है हमें। ठीक है, किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वेरी विद कंसंट्रेशन। ये कहता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है, मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है, जब मैं वेरी करता हूँ किसको, कंसंट्रेशन को वेरी करता हूँ। ठीक है, ये बताना हमें। देखो काफी आसान क्वेश्चन है। ये कहता है भाई जो अकॉर्डिंग टू डिबे हकल ओसिंगर इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है जो लिमिट, ये मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी कंसंट्रेशन पे वो इक्वल होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए कोई भी कांस्टेंट होता है और अंडर द रूट सी। अंडर द रूट सी क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। ये जो पूरी टर्म है ना, अंडर द रूट सी, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन की टर्म है। अब हम ग्राफ निकालते हैं इसके अंदर से, क्या, कंसंट्रेशन है हमारे पास। अब हम ग्राफ निकालेंगे कंसंट्रेशन का और इसकी मोलर कंडक्टिविटी की किसी भी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ इस तरीके से है, देखो नीचे दिखाया हुआ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये वैसे ये नोट गलत लगाया हुआ है, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी आना चाहिए। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास अंडर द रूट सी, यानी कि ये क्या हमारे पास कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, हमने क्या लिया, एक KCl लिया, क्या लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। KCl हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसकी हमें कंसंट्रेशन देखनी है किस तरीके से वेरी करती है। देखो ये कहता है, देखो कंसंट्रेशन इस ओर इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इस ओर इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, है ना। तो ये अगर मैं इस तरफ अपोजिट साइन लेके जाऊं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज है इसका मतलब मैं कहाँ की ओर जा रहा हूँ, डाइल्यूशन की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, एक बात ध्यान से समझिए, मान लो मैंने एक गिलास पानी के अंदर
1 चम्मच चीनी मिला दी, 1 चम्मच शुगर मान लेते हैं हम, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 चम्मच नमक मिला दिया 1 गिलास पानी के अंदर। अगर मैं कहता हूँ कि भई मैं जो NaCl है वो तो 1 चम्मच रखूँ, परंतु जो 1 गिलास पानी था उसके अंदर 1 गिलास पानी और मिला देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, तो पहले तो था क्या, 1 चम्मच चीनी, ठीक है? 1 स्पून चीनी या फिर 1 स्पून नमक में 1 गिलास पानी के अंदर है, ठीक है? अब दूसरा कंडीशन क्या हो गया, जो नमक है वो तो उतना ही है, जो मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट है उसको इंक्रीज़ कर दिया 2 गिलास, ठीक है? तो हमें ये पता भी कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन तो इसकी ज़्यादा होगी, परंतु डाइल्यूट करने के बाद ये तो जो ऊपर वाला नमक है वो तो सेम है, ठीक है? परंतु मैं सॉल्वेंट को इंक्रीज़ करता जाता हूँ, ठीक है? यानी कि मैं डाइल्यूट करता जा रहा हूँ। जो सॉल्वेंट है उसकी एक अमाउंट तो इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, पर सोल्यूट है वो इतना ही है। यानी कि एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ। अगर डाइल्यूट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जो NaCl की कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, वैसे मैंने कम नहीं किया, 1 स्पून को 1 स्पून ही रखा है, परंतु इसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में इसकी कंसंट्रेशन नमक की कम हो गई, है ना? क्या होगी, नमक की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो इस वजह से कह रहा भाई अगर मैं डाइल्यूशन इस तरफ करता हूँ, अगर मैं कंसंट्रेशन को कम करता हूँ, तो इसका मतलब है ये मैं क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ उसको, ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे इसके ग्राफ को। ये कहता है जो KCl होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है वो स्लो इंक्रीज़ करता है, यानी कि धीरे-धीरे इंक्रीज़ करता है। मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट था, ठीक है? अब ये पॉइंट था, इस पे मैंने नोट किया भाई कितनी कंसंट्रेशन थी। फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाता गया, ठीक है? उसको डाइल्यूट करता गया। इस पॉइंट पे देखा कंसंट्रेशन क्या थी, और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी को भी मेज़र करता गया। इस पॉइंट पे तो इतनी थी भई, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा और पानी मिलाता हूँ, फिर देखा इसकी मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी और इंक्रीज़ हो गई, ठीक है? फिर और पानी मिलाया, फिर इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी हो गई, ठीक है? ये पॉइंट। फिर और पानी मिलाया तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है? अब कहता है इतने पानी मिलाने के बाद अगर मैं इतना ज़्यादा मिला दूँ पानी कि उसका प्लॉट कहीं न कहीं या इस पॉइंट पे मिल जाएगा, है ना? जब अगर मैं पानी इतना ज़्यादा मिला दूँगा कि भई ये पॉइंट है ना, जिसकी क्या कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है? मोलर कंडक्टिविटी यहाँ तक पहुँचने के बाद अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ना, कि मैंने इतना पानी मिला दिया, भई हमें पता नहीं है कितना पानी मिलाया है। उसी मोलर कंडक्टिविटी को हमने इनफाइनाइट से डिनोट कर दिया, कि ये जो डिनोट कर रहा है ना इनफाइनाइट, ये डिनोट कर रहा है कि हमने कंसंट्रेशन जो डाइल्यूशन किया है ना, उसको पता नहीं कितने हद तक कर दिया, ठीक है? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बता रखी है यहाँ पर, ठीक है? तो वो ये पॉइंट है हमारे पास, जो हमारे पास वाई एक्सिस पे आया है, ठीक है? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब देखो इसका जो ग्राफ में लिखा हुआ है, देखो, ग्राफ में जो लिखा हुआ है ना वो चीज़ वही चीज़ है, देखो, ये कह रहा है डीबी-हक्केल और ओसेंगर इक्वेशन से मैंने क्या कर दिया, इस ग्राफ को प्लॉट कर दिया, ठीक है? अब देखो ग्राफ तो इसके बीच में ही बनेगा, जो ये हमारे पास है ना, ये डेल्टा MC यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ये तो हमारे पास है वाई एक्सिस, और अंडर द रूट C है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है? एक्स एक्सिस पे यहाँ पॉइंट लेता हूँ, ठीक है? तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वहां से हमने ग्राफ बना लिया यहाँ इसका, ठीक है? अब देखते हैं इसके ग्राफ में क्या 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 रखा है, देखो, जो a है यहाँ पर, a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है? a क्या मान लिया हमने, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, जो डिपेंड करेगा भाई हम किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ठीक है? जो क्या डिपेंड करेगा किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। c यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, और डेल्टा नोट m, ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है? तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारे पास ये है, और देखो यहाँ पर दूसरा नाम दे रखा है नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये करा है इन केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या करा, जो ये जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी थी ना, वो स्मॉल इंक्रीज हो रही थी, या फिर बोल सकते हैं स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या हो रही है, स्मॉल इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, जब मैं इसको क्या करता हूँ, डाइल्यूट करता हूँ, ठीक है? तो देखो मैंने वो ग्राफ के अंदर जो बताया कि भाई मैं इस साइड क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, तो इस तरफ डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, मोलर कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज क्यों कर रही है, इसका एक रीजन है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, ये तो हमें पता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की यही होती है कि भाई जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए एट हायर कंसेंट्रेशन, और ये कहता है जो हायर कंसेंट्रेशन पे होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी फॉल ड्यू टू ग्रेटर इंटर आयनिक अट्रैक्शन,
ये कहता है जब ज्यादा कंसंट्रेशन होती है ना, यानी कि इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू ग्रेटर इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन पे ज्यादा होती है। और अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी देखो हायर कंसंट्रेशन पे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट है हायर कंसंट्रेशन पे, और कम कंसंट्रेशन करते हैं तो ये पॉइंट आता है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, ज्यादा कंसंट्रेशन पे डिक्रीज। बट एट अ लो कंसंट्रेशन, यानी कि जब मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है ड्यू टू लोअर इंटर आयनिक अट्रैक्शन। भाई हायर कंसंट्रेशन था तो क्या था, इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा थी। जैसे जैसे डाइल्यूट करते गए पार्टिकल क्या होते गए, दूर होते गए, ठीक है। अब दूर होते गए तो इंट्राइनिक जो अट्रैक्शन थी वो डिक्रीज होती गई और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती गई। भाई जैसे पार्टिकल दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से तो मोशन होगी वो तो इंक्रीज होगी, या कह सकते हैं मोबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन। अब यहाँ पर डेल्टा एम बिकम्स मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो डेल्टा एम है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम आ गया। देखो ये वाला पॉइंट जो मैंने एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस पे दिखाया था, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, ठीक है, जो कि डिबे इक्वेशन ने डिबे इक्वेशन की तरफ से समझाई गई है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा ही बनता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद कंसंट्रेशन। जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंसंट्रेशन चेंज करने पर किस तरीके से वेरी करते हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है, ये बताना हमें। तो काफी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं हम। ये कहते हैं, देखो पहले ग्राफ को ही समझ लेते हैं। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का समझा ना, इसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट का है कि भी हमने ग्राफ तो उसी के बीच में बनेगा डिबे अक्कल इक्वेशन की वजह से। जो यहाँ पर क्या था, मोलर कंडक्टिविटी थी, ठीक है, वाई एक्सिस के, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा, यहाँ पर कंसंट्रेशन रखा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, रैपिड इंक्रीज होता है, एकदम से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। देखो मान लो इस यहाँ इस तरफ क्या है, इस तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना। अगर मैं अपोजिट जाऊंगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, यानी कि डाइल्यूशन का केस है, ठीक है। अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो डाइल्यूशन इंक्रीज होता जाता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पर है, ये पॉइंट है, यहाँ पर देखा तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ इतनी मिल रही थी हमें, मोलर कंडक्टिविटी इतनी मिल रही थी इस पॉइंट पे। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या थी, मान लो ये वाला पॉइंट था, कंसंट्रेशन थी। अब मैंने डाइल्यूट किया तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाइल्यूट किया और कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। फिर दोबारा से और डाइल्यूट किया तो इसकी कंसंट्रेशन जो कंडक्टिविटी और इंक्रीज हुई, और कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज हुई, या फिर हमारे पास डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर और ज्यादा पानी मिलाया तो इसकी और कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। अब देखो एकदम से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, रैपिड इंक्रीज हो रहा है, पहले इतना था, फिर इतना चेंज, फिर इतना आ गया, है ना। अब और ज्यादा हमने पानी मिलाया, थोड़ी सी अमाउंट मिलाई है पानी की, देखो कितना, एक तो ये डिफरेंस देखो, और एक ये देखो, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पानी मिलाया, ठीक है। और इसकी मोलर कंडक्टिविटी देखो कितनी इंक्रीज हो रही है। फिर थोड़ा सा और मिलाया, अब देखो जितना कम मिला रहा हूँ ना, उतन देखो जितना कम, इतनी कम मैंने क्या किया, डाइल्यूट किया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस देखो बहुत थोड़ा है, परंतु इसकी मोलर कंडक्टिविटी देखो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब ये एक पॉइंट पे आने के बाद इस तरीके से वाई एक्सिस के पैरेलल पे आ जाएगी, ठीक है। पैरेलल नहीं कहेंगे परंतु इतना ये ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी इस तरीके से। और धीरे धीरे क्या करेगी, मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे तो क्या करेगी, ज्यादा वो बढ़ाए। अब जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होना थोड़ा क्या कर देगी, ज्यादा करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रैपिड इंक्रीज हुआ इसका मोलर कंडक्टिविटी का, कि भाई हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे थे और इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी ग्राफ में हमें दिख रहा है, इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मोलर कंडक्टिविटी किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH की। इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब मैं डाइल्यूट करता हूँ, ये तो बात ठीक है। मैं जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करता जाता हूँ इस तरफ जाता रहूँ, और इसकी ये क्या होगी, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। वेरी लार्ज
इंक्रीज इन दी डेल्टा एम विद डाइल्यूशन। ये कहता है मैं थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहा हूँ और जो मोलर कंडक्टिविटी वो एकदम से इंक्रीज हो रही है, जो कि हमने यहाँ भी देखा कि भाई हमने डाल तो रहे थे, थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे थे उसको, परंतु इसमें मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। वो तो बिल्कुल पैरेलल होगी इसकी। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ गई ग्राफ तो। ठीक है, और नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और हमने जब ये कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गए ना, यानी कि इतनी ज्यादा मिला दी तो उसके पास है ना जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होगी उसकी। ठीक है, बिकॉज मोर डाइल्यूशन मोर इज दी इट्स आयनाइजेशन। ये कहता है जितना ज्यादा हमने डाइल्यूट किया उतना ज्यादा इसका क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया। ठीक है, अब आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एम नोट कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रोच लॉ। जो हम इसकी जो क्या कहते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो हम इस तरीके से मेजर कर लेते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं एक्स्ट्रापोलेट करके, परंतु जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको हम इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते एक्स्ट्रापोलेट करके। यहाँ पर टच ही नहीं हो रही ग्राफ में तो, है ना। अगर यहाँ पर टच हो जाती वाई एक्सिस पे तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, परंतु यहाँ तो टच ही नहीं हो रही। तो इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इसका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो हम निकालते हैं वो किसकी हेल्प से निकालते हैं, कोरेट्स लॉ की हेल्प से निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। हम इस ग्राफ की सहायता से या फिर वैसे हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो हमने ऊपर देखा था कोरेट्स लॉ उसकी सहायता से हमने निकाल के भी दिखाया था CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से निकाली थी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो इसी से रिलेटेड है वीक इलेक्ट्रोलाइट से। ये कह रहा है, ये कह रहा है भाई जो इनफाइनाइट कंडक्ट ये मोलर कंडक्टिविटी बतानी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो किसकी बतानी है, CH3COOH की, यानी कि एसिटिक एसिड की बतानी है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हम क्यों एक्सपेरिमेंटली, एंड ये जो होती है देखो ये एक्सपेरिमेंट करके तो ये ग्राफ बना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम एक्सपेरिमेंटली क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों हमें कोरस लॉ की इसकी जरूरत पड़ती है जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो ये कहता है मोलर कंडक्टिविटी होगी ना जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की होगी, वो क्या होती है, इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। और वो इंक्रीज तो करती है पर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, नोट बिकम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होती ही नहीं है। ठीक है, एक जगह पे रुकेगी ही नहीं। अगर एक जगह पे रुकेगी नहीं तो हम उसको डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो वो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। इसलिए हम क्या कर नहीं कर सकते, डेल्टा नोट की वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, देखो जैसे ग्राफ में हमने देखा था कि हम इसमें डाइल्यूट करते जाएंगे। ठीक है, परंतु इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी, ऊपर की ओर जाती रहेगी। ठीक है, वो एक पॉइंट पे यहाँ पर पॉइंट पे कट करती ही नहीं, एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो जब हम। ठीक है, तो यहाँ पर जब वाई एक्सिस पे कट ही नहीं करेगी तो कोई ना कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात कह रहा था इसमें कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो कह रखा है डेल्टा नोट CH3COOH की कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों सेल के बीच में क्या बताना, हमें डिफरेंस बताना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ सकता है भाई तुम्हारा क्या ये तो 2 नंबर में या 3 नंबर में या 4 नंबर में भी मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ना, इसका तुम्हें थोड़ा सा चीज याद रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि यहाँ पर ई आगे दिया हुआ ना, ई से मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सी मत दिया हुआ है, इसका मतलब मान लो केमिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। परंतु जो गैल्वेनिक सेल है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही था कि भाई ये जो गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, परंतु ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकंड पॉइंट है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल इज स्पॉन्टेनियस। ये तो हमने पढ़ाई था भाई, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अब स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है,
तो इसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। परंतु गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत होती है। अब वो एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है, उसके लिए क्या है, हमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी ये। भाई देखो, एक्स्ट्रा वोल्टेज की तभी तो जरूरत पड़ी है कि भाई वो अपने आप से ही रिएक्शन हो नहीं रही है ना, तो तभी तो इसे एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ी है। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अब कहता है टू इलेक्ट्रोड आर सेट अप इन दी टू डिफरेंट बीकर। इसमें जो बीकर होंगे, दो इलेक्ट्रोड को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। और इनके अंदर इन टू डिफरेंट बीकर्स, अलग अलग बीकर होने चाहिए, परंतु इसके अंदर क्या होता है, सेम बीकर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है, इसके अंदर साल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है, ठीक है, परंतु इसके अंदर कोई भी साल्ट ब्रिज का हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 क्वेश्चन, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन डिक्रीज ड्यू टू विद डाइल्यूशन। देखो ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज क्यों करती है, डाइल्यूशन के कारण, ठीक है। तो मैं एक ये बॉक्स के या फिर यहाँ पर मैंने करके दिखाया हुआ है, इसकी सहायता से एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये रहा, कंडक्टिविटी हमें पता है क्या होती है, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितनी कंडक्टेंस हुई। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने ये बॉक्स मान लिया, ठीक है। अब ये बॉक्स है, जब तक ये डाइल्यूट नहीं है, इसके पार्टिकल नजदीक है, ठीक है। अब नजदीक है तो जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। पर ये कह रहे हैं नंबर ऑफ जो आयंस है वो इंक्रीज है इन क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब मैं इसको डाइल्यूट करता हूँ तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। अब उतने ही एरिया में, उतने ही वॉल्यूम में हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ आयंस है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज तो मूवमेंट डिक्रीज, तो नंबर ऑफ आयंस की मूवमेंट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर क्या होगी, कम होगी, यानी कि आयंस यहाँ पर डिक्रीज होगी। अगर आयन डिक्रीज हो गए, मोशन कम है, मूवमेंट कम है, अगर मूवमेंट कम है तो यहाँ पर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये कहता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो ऑलवेज डिक्रीज करती है, कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है विद इन डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन डिक्रीज का मतलब डाइल्यूट करना, ठीक है। मान लो ये वही एग्जांपल है जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, कि अगर मैं डाइल्यूट करता हूँ तो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, देखो वही सेंटीमीटर क्यूब का बताया, पर यूनिट क्यूब के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन कैन कैरी दी करंट, ठीक है। तो वही मतलब है कि भाई हम डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं डाइल्यूशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास 9th क्वेश्चन, वो कहता है, ये कहता है भाई, एक्सप्लेन व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज व्हेन जिंक रोड इज डिप्ड। एक कॉपर सल्फेट का क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, हमने क्या किया, हाँ जी, तो हम यहाँ पर थे 9th क्वेश्चन पे। ये कहता है एक्सप्लेन व्हाई ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज व्हेन जिंक रोड इज डिप्ड इनटू इट। ये कहता है कि कॉपर जो सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना, वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जो कॉपर सल्फेट का कलर वो होता है सॉल्यूशन, वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जब हम उसके अंदर जिंक की रोड डालते हैं तो वो क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा ब्लू कलर, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, अपना कलर को क्या कर देता है, फेड कर देगा। तो इसका रीजन क्या है कि भाई जो कॉपर सल्फेट है, देखो कॉपर सल्फेट होगा तो किस में टूटेगा, कॉपर सल्फेट टूटेगा हमारे पास, कॉपर सल्फेट हमें मिलेगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें मिलेगा हमें, ये था, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2। अब ये जो कॉपर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव है, कॉपर
हमारे पास 2 पॉजिटिव है और एक जिंक की रोड है। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। और जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जिंक का तो हमारे पास यहाँ हो जाता है ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 पॉजिटिव जिसकी वजह से कलर आ रहा है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। अब वो क्या हो जाएगा, डिकलर हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर पढ़ा होगा भी कॉपर, ये जो ब्लू कलर होता है वो ट्रांजिशन के कारण होता है, डी डी ट्रांजिशन होता है जो, ठीक है। अब कहता है जिंक का तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिंक इज ऑक्सीडाइज, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। और कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या हो गया, यहाँ पर रिड्यूस हो गया, ठीक है। और कॉपर 2 पॉजिटिव ब्लू कलर देता है, वो रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर में। तो ब्लू कलर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यही था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है कि कहता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, गिव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बतानी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एक तरीके से एक अरेंजमेंट होती है, ठीक है, एलिमेंट होते हैं ना, जो मतलब बहुत सारे एलिमेंट है, उनकी अरेंजमेंट करना, किसके रिस्पेक्ट में। देखो अरेंजमेंट करेंगे तो कोई ना कोई चीज रिस्पेक्ट में चाहिए होगी, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूस पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर अरेंज करते हैं। भाई कौन किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। अ, इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो ये कहता है पहली एप्लीकेशन हमारे पास, टू कैलकुलेट रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पावर। भाई अगर मुझे किसी एलिमेंट की क्या पता करनी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पता करनी है या रिड्यूसिंग पावर पता करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हेल्प लेता हूँ, ठीक है। देखो, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, अगर किसी एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इजिली रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो क्या होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो एजेंट का काम बताया तो मैंने, दूसरों को क्या करता है, दूसरों का काम करता है एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या मिलेगा, उस एलिमेंट का ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी तरीके से हायर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, अगर किसी एलिमेंट का या सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उसकी ऑक्सीडाइज इजिली हो जाएगा वो, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो जल्दी से खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो वो एक तरीके से किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एक तरीके से क्या होते हैं, जनरली एल्कली मेटल होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, जैसे लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, ठीक है। और जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल किनका ज्यादा होता है, जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनका ज्यादा होता है, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन क्या कहता है, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। अगर मुझे ईएमएफ निकालनी है, किसी भी सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, ई नोट सेल निकालता हूँ, क्या करता हूँ, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। ई नोट राइट का मतलब है कैथोड, ई नोट लेफ्ट का मतलब है यहाँ पर एनोड। तो मैं इसकी सहायता से क्या निकाल सकता हूँ, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकता हूँ किसी भी सेल का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडक्स रिएक्शन। अगर किसी की फिजिबिलिटी निकालनी है, स्पॉन्टेनिटी निकालनी है कि वो अपने आप से रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो मैं उसको पता कर सकता हूँ कौन सी रिएक्शन अपने आप होगी, कौन सी नहीं होगी। अगर मुझे क्या ईएमएफ ऑफ ए सेल दिया हो, अगर वो पॉजिटिव निकल जाए, अगर मैं किसी भी ईएमएफ निकालता हूँ किसी भी सेल का, अगर वो क्या आ जाए, वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, तो वो जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो फिजिबल होगी, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होने वाली होगी, ठीक है। तो एक का एग्जांपल करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर प्लस ZnSO4, तो क्या बन गया हमारे पास, कॉपर SO4 और Zn, ठीक है। अब यहाँ पर जो जिंक होगा ना, जिंक होगा वो किसकी फॉर्म में है, जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म में। और यहाँ पर जो कॉपर होगा वो किसकी फॉर्म में है, कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख सकता हूँ, भाई कॉपर है, उसने जिंक से क्या लिए, इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव। देखो यहाँ पर उल्टा है, कॉपर ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिए है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव में। और जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिए है, तो वो जिंक 2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गया,
जिंक में। तो यहाँ पर देखा गया इस रिएक्शन से पता चल रहा है, तो इस रिएक्शन से देखो एक बार, इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बना है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव से जिंक की ओर गया है, ठीक है, इसका मतलब Zn2 पॉजिटिव से जिंक की ओर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। अब इसको जो है ना, ये जो हमारे पास रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन दे रखे हैं, इसको लिखने का एक वो होता है मेथड। कैसे लिखते हैं भाई, बीच में तो साल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है, बीच में क्या लगाते हैं, साल्ट ब्रिज। अब इस साइड जो लिखेंगे ना, वो होता है हमारे पास एनोड। इस तरफ लिखते हैं हम एनोड की टर्म इक्वेशन, और इस तरफ लिखते हैं हम कैथोड की इक्वेशन, ठीक है। अब एनोड की इक्वेशन, एनोड पे पता हमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन देखो इस वाली टर्म का हो रहा है, तो ये जो है ना, साल्ट ब्रिज से तुरंत बाद लिखते हैं हम आयंस को, साल्ट ब्रिज के तुरंत बाद क्या लिखते हैं हम, आयंस को। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में आयन कौन सा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, और उसके बाद लिखते हैं हम क्या, मेटल को। तो मेटल कौन सी है यहाँ पर, कॉपर, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो सेकंड कंडीशन यहाँ आती है, ये तो है हमारे पास राइट साइड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, राइट साइड, और ये हमारी पास साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पे ये पहले साल्ट ब्रिज के बाद पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर तुरंत यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे लिखेंगे आयंस को, यानी कि ये वाली चीज है हमारे पास रिडक्शन की। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये गलत तो नहीं लिखते, एक बार देखना पड़ेगा, ये गलत लिख दी भाई, ये अपोजिट आएगी, देखो यहाँ पर गलत लिख दिया, ये तो ठीक था। हाँ अब देखते हैं, देखो हमें इस साइड एनोड वाली साइड क्या रखना है, ऑक्सीडेशन है ना, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, इस वाली टर्म का, ठीक है, इस वाली टर्म को लिखेंगे। तो साल्ट ब्रिज है ये, तो साल्ट ब्रिज के साइड में क्या लिखा जाएगा, आयंस को, तो कॉपर 2 पॉजिटिव, और फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, मेटल को। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास मेटल कॉपर। उसके बाद साल्ट भी, अब कैथोड वाली साइड चलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। तो साल्ट ब्रिज से तुरंत बाद कौन सा आएगा, मेटल, यानी कि रिडक्शन हमारे पास जिंक वाली टर्म का हो रहा है। तो पहले तो आएगा आयंस, Zn2 पॉजिटिव, उसके बाद लिखते हैं हम क्या, डैश करके मेटल, यानी कि जिंक। इस तरीके से ये जो सेल नोटेशन होती है, किस तरीके से हम सेल को नोटेशन कर सकते हैं इस पूरी रिएक्शन को, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है। देखो जो ऊपर लिखा ना, ये वाला जो टर्म थी देखो यहाँ, इससे हम क्या निकालेंगे, ई नोट सेल निकाल लेंगे, ठीक है। क्या ई नोट सेल क्या है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। या फिर हम लिख सकते हैं, ये जो दोनों टर्म होती है ना, ये दोनों टर्म किसकी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में। परंतु यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे ना दोनों की, वो हम लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। इसी तरीके से यहाँ ई राइट और ई लेफ्ट लिखा हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल की लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल है। अब देखो इसको ध्यान से देखोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई नोट सेल क्या है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट है, ठीक है। अब मुझे निकालना है ई नोट राइट, पुट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ई नोट जिंक से कहाँ जा रहा है, जिंक पर जा रहा है, देखो Zn2 पॉजिटिव और कोमा जिंक लिखा हुआ है, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर। यानी कि यहाँ से देखो हम इसको देखते हैं ना, ई नोट को, ये देखते हैं ई नोट है जो हमारे पास, वो कहाँ से कहाँ तक है, Zn2 पॉजिटिव दे रखा है और कोमा लगा के जिंक दे रखा है ना, इसका मतलब जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक की बात कर रहा है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हम निकालते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, ये चीज है जो Zn2 पॉजिटिव से Zn गया है, ठीक है, इसका मतलब ये भी रिडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ही चीज क्या है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके से रिडक्शन की बात कर रहा है। ध्यान से देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में डिक्रीज हो रही है, ठीक है, दोनों की रिडक्शन की बात कर रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना है यहाँ पर, -0.76, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कितना है, 0.34, ये है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट, ई नोट कैथोड
माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, अब ई नोट कैथोड देखो, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है, देखो कैथोड वाली है हमारे पास, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, कैथोड पे है जिंक वाली, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दो, ये रही। कॉपर वाली है तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.34, और माइनस में फिर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि एनोड वाली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली लिखनी है ये, तो माइनस में -0.76। अब ये आंसर बिल्कुल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, कॉपर का क्या आ गया हमारे पास, अच्छा यहाँ पर गलत लिख दिया भाई, यहाँ पर जिंक का आना चाहिए था ना, कैथोड रिडक्शन। ठीक है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है यहाँ पर, आगे हमें जिंक का लिखना था। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ पर, मिस्टेक होगी। ये जो टर्म है ना, इसको हटा के क्या लिखता हूँ मैं, देखो कैथोड पे क्या था, रिडक्शन। ठीक है, तो ये वाली टर्म लिखेंगे जिंक वाला, यानी कि ये वाली टर्म लिखनी है हमें, तो -0.76, माइनस का निशान रहेगा जो कुछ इसमें दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, फॉर्मूले का। उसके बाद कॉपर क्या है, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो उसके बाद एनोड का लिख दो, ये रहा 0.34। अब जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1.10 वोल्ट आएगी। ठीक है, तो हमने ई नोट सेल भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आगे आने वाले उसमें क्वेश्चनों में करेंगे। ठीक है, तो वहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ सेल आर रिचार्जेबल, किस टाइप के सेल हमारे पास रिचार्ज वाले होते हैं। ठीक है, तो देखो ये कहता है भाई, जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये कहता है जो प्रोडक्ट बनता है डिस्चार्ज के बाद। हाँ जी, तो हम कहा थे कि भाई जो प्रोडक्ट बनता है ना हमारा, प्रोडक्ट फॉर्म होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आर डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड। ये कहता है कि भाई रिचार्ज, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है या कलेक्ट हो जाता है किस पे, किसी इलेक्ट्रोड पे ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, एंड डिकम्पोज टू गिव ओरिजिनल सब्सटेंस। और जो डिपॉजिट हुआ ना वो दोबारा से डिकम्पोज होके किसमें, ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड, जब हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाइड करते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि भी जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, देखिए रिचार्ज हो रहा है, जैसे रिचार्ज के बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्रोडक्ट किसी इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रोड पे जो जमा हुआ प्रोडक्ट, वो दोबारा से डिकम्पोज होके ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाइड करते हैं। ठीक है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जो प्रोडक्ट बनता है पीवीएसओ4, डिकम्पोज होके जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, वो डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वो दोबारा से रिएक्शन होने के लायक बन जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि भाई रिचार्जेबल होता है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, या कैसे वो रिचार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन कोरोजन, व्हाट केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। देखो जो कोरोजन होता है वो क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, यानी कि स्लो प्रोसेस होती है किसकी, जो मेटल का सरफेस होता है वो धीरे धीरे ईटिंग अवे, यानी कि खराब होता चला जाता है। ठीक है, ड्यू टू अटैक ऑफ मॉइस्चर, वो किसके कारण खराब होता है, जो मॉइस्चर होता है या एटमॉस्फेयर की गैस होती है, एसिडिक कंडीशन भी कह सकते हैं, उसके कारण जो मेटल का सरफेस होता है वो स्लोली, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें, जो मेटल होता है वो मेनली ऑक्साइड में और सल्फाइड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद ही वो डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो पहले किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड और सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। तो एक रस्ट का फॉर्मूला होता है जो, वो होता है फेरिक ऑक्साइड और XX2। ठीक है, तो Fe2O3 XS2 ये हमारे पास रस्टिंग का फॉर्मूला हो जाएगा, आयरन पे जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं इसको। उसके बाद 13 क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट आर द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी।
तो हमें केमिस्ट्री बतानी है कि भाई जब रिचार्ज होता है लेड स्टोरेज बैटरी, तो उसकी उसके बारे में जो इक्वेशन क्या बनेगी, किस तरीके से होता है वो बताना है। हाईलाइट ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। और हर उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है रिचार्जिंग के दौरान वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहता है लेड स्टोरेज बैटरी होती है ना जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, वो रिचार्ज की जाती है बाय कनेक्टिंग इट एक्सटर्नल, बाय कनेक्टिंग इन इट टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है। जब मैं क्या करता हूँ, रिचार्ज किया जाता है, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज किया जाता है कब, जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ किससे, एक्सटर्नल सोर्स से। अब एक्सटर्नल सोर्स कैसा होना चाहिए, ये डायरेक्ट करंट वाला होना चाहिए जिसके अंदर से डायरेक्ट करंट आता हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जब मैं डायरेक्ट करंट के साथ उसको अटैच करता हूँ, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और लेड इज किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, एनोड के ऊपर। और लेड ऑक्साइड है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है हमारे पास, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग जो सेल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, रिचार्जिंग के दौरान क्या होगा, जो सेल होगा वो किस तरीके से एक्ट करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैथोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उस पे किस तरीके के रिएक्शन होते हैं। जो लेड होती है वो क्या करेगा, लेड सल्फेट, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और हमारे पास क्या बना देगा, लेड बना देगा, ठीक है। और प्लस में SO4 2 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। देखो दो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और हमें पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसी तरीके से एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव एंड से जुड़ा होगा, ठीक है, एनोड क्या पॉजिटिव एंड से जुड़ा होगा। अब लेड सल्फेट लेड ऑक्साइड बना देगा और सल्फेट बाहर निकल जाएगा, प्लस में 4H पॉजिटिव बाहर निकलेंगे, 4 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होता है। अब ड्यूरिंग रिचार्जिंग के दौरान क्या होगा, जो लेड सल्फेट होगा, कौन सा, लेड सल्फेट, वो तो कॉपर होगा, एनोड पे होगा, ठीक है। लेड सल्फेट कहाँ पर होगा, देखो यहाँ ये वाला दिखा रखा, लेड सल्फेट तो कॉपर होगा एनोड पे, और कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू, कैथोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और एंड लेड में। देखो ये कह रहा है रिस्पेक्टिवली, इसकी लाइन का अगर मतलब देखा जाए, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, दोनों तरफ है। देखो यहाँ भी लेड सल्फेट है, एनोड साइड भी, ठीक है, और कैथोड साइड भी लेड सल्फेट है। परंतु ये जो लेड सल्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है किस किस में, जब एनोड पे है, एनोड पे है तो किस पे कन्वर्ट हो रहा है, PbO2 में। देखो हमें पता चल रहा है भाई, लेड सल्फेट से किस में जा रहा है, PbO2 लेड ऑक्साइड में। और कैथोड वाले के अंदर क्या है, वो जो लेड सल्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ओनली लेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास रिचार्जिंग। जब रिचार्ज होता है ना, तो उसके दौरान जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके की होती है। अब रिचार्जिंग से अपोजिट क्या होती है, चार्जिंग होती है। चार्जिंग बोलो या फिर इसको डिस्चार्ज बोलेंगे, चार रिचार्जिंग चार्जिंग एक ही बात है। जो अपोजिट नीचे वाली, वो रिएक्शन होती है हमारे पे डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग की रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, कैथोड वाली रिएक्शन को एनोड साइड लिख देंगे और एनोड वाली रिएक्शन को कैथोड वाली साइड, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर फ्यूल सेल, राइट रिएक्शन टेक प्लेस इन H2O2 फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है और किस टाइप की रिएक्शन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। देखो वोल्टेक सेल होता है, वोल्टिक सेल होता है, वो कन्वर्ट करता है फ्यूल, जैसे CH4 हो गया, मीथेन या फिर H2 हो गया, वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो वोल्टिक सेल कन्वर्ट करता है किसको, फ्यूल सेल को, या फ्यूल को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। अब वोल्टेक सेल का ही दूसरा नाम क्या है, फ्यूल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं H2O2 फ्यूल लेते हैं, ठीक है, H2O2 फ्यूल लेते हैं। वो जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड आर कंपोज्ड होलो ग्रेफाइट कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जो फ्यूल सेल का वो किस तरीके का होगा, देखो यहाँ नीचे दिखाया हुआ है ये वाला। इस पे क्या होगा, ये हमने वो ले रखा पूरा, ठीक है, कंटेनर। अब यहाँ पर तो H2 गैस बाहर अंदर जाएगी और यहाँ से O2 गैस बाहर अंदर जाएगी, ठीक है। अंदर जाने के बाद ये जो दो यहाँ पर ये ले रखे हैं, ये क्या हमारे पास ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये क्या होलो इलेक्ट्रोड है, अंदर से खोखले है। और ये किस इनके साथ एक और चीज ऐड कर रखी है, कैटलिस्ट और ऐड कर रखा है, जो
और क्या है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म ले रखी है वो कौन सी ले रखी है हमने, KOH ले रखा है यहाँ पर। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ बीच में क्या ले रखा हमने, इलेक्ट्रोलाइट KOH ले रखा है। द रिएक्टेंट आर सप्लाइड कंटिन्यूअसली, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, सप्लाइड करता जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट आर सप्लाइड कंटिन्यूअसली, हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को कंटिन्यूअसली सप्लाइड करते रहते हैं। जैसे H2 हम कंटिन्यूअसली डालते रहेंगे, O2 हम कंटिन्यूअसली डालते रहेंगे, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। इसको कंटिन्यूअसली डालते रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता रहेगा। और इसीलिए ये वाली जो हमारे पास सेल होती है वो कभी भी डेड नहीं होती, ठीक है। तो सेल डज नॉट गो डेड, इसलिए ये जो कंटिन्यूअस सेल भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो क्योंकि रहता है, और जो ये H2O है यहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो देखो ये जो आगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके से है, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन दिस सेल किस तरीके की हुई, एनोड की साइड तो क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, और KOH से हमारे पास क्या आ गया, OH नेगेटिव आ गई 4 मोल, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो गए, H2O में, H2O मॉलिक्यूल में, और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ऑक्सीडेशन। और एनोड के केस में क्या है, यहाँ पर O2 गैस थी और H2O भी था भाई, प्रोडक्ट में बना है, ठीक है। और क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 4 मोल्स, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, H2O2 क्या कन्वर्ट हो गया हमारे पास, H2O मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास नेट रिएक्शन है। ये ओवरऑल हो तो ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और एनर्जी निकल रही है यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स देखिए, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कन्वर्ट करता है डायरेक्टली एनर्जी, फ्यूल कह सकते हैं, उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात क्या है, ये कभी भी खराब नहीं होता, नॉट गुड डेड, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअसली हम इसमें रिएक्टेंट ऐड करते जाते हैं तो खराब होने का तो मतलब ही नहीं बनता, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, रस्टिंग क्या होती है, इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमोटर फिनोमिना। रस्टिंग को हम क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना बोलते हैं, गिव रीजन फॉर दिस, इसका रीजन भी बताना है। देखो ये कहता है प्रेजेंस वाटर कंटेनिंग डिसोल्व्ड O2 और CO2, जो वाटर होती है उसके अंदर क्या होती है, डिसोल्व्ड O2 होती है और डिसोल्व्ड CO2 होती है, दोनों में से कोई भी एक भी मान ले, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आयरन एंड मेटल प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी, जो आयरन होगा या मेटल मान सकते कोई भी है, वो एक तरीके से इम्प्योरिटी के तरीके से एक्ट करेगा। कंस्टिट्यूएंट्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रोड विल वाटर कंटेनिंग CO2 एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये जो था ना, ये जो मेटल प्रेजेंट था वो इम्प्योरिटी के तरीके से एक्ट कर रहा था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं वो इलेक्ट्रोड के तरीके से एक्ट करेगा। अब क्या होगा, जो वाटर के अंदर जो CO2 होगी वो किसके तरीके से एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से एक्ट करेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो एनोड पे होगी रिएक्शन वो किस तरीके की होगी, आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होके Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से कैथोड पे रिएक्शन देखेंगे, जो वाटर होगा ना, वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो कैथोड साइड पे क्या हो जाएगी, ये कैथोड साइड पे ले लेगा H2O, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Fe2 पॉजिटिव आयन वो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कंबाइन कर लेगा किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। देखो Fe2 पॉजिटिव है, वो H2O के साथ कंबाइन करके, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन गया, और साथ में OH नेगेटिव बाहर निकल गया। अब ये जो Fe3 पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव से का साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, FeOH थ्राइज बना देगा, ठीक है। अब इस FeOH थ्राइज को एक दूसरा जो फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड और 3H2O, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और फेरिक हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और 3H2O के मॉलिक्यूल रस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा कंपाउंड बन गया ये रस्ट की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो हमें तो बस बिल्कुल दो रिएक्शन ही याद करनी है, कौन कौन सी, एक तो ये वाली याद कर लेना, ठीक है, दूसरी रिएक्शन कर लेना ये वाली, ठीक है, और तीसरी रिएक्शन कर लेना ये वाली। बस तीन ही रिएक्शन कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो चौथी अगर देखो बस तो एक ही गई, अगर ये भी कर लो तो अच्छी बात है, पहले ये नोड पे बता दो और कैथोड पे बता दो, उसके बाद कंबाइन करने के बाद ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है, ओवरऑल जो कंपाउंड बना है वो रस्ट का कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ये वाला, इसको एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर
16। ये कहता है 0.05 मोलर NaOH। अब 0.05 मोलर NaOH दे रखा है, इसका मतलब ये मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन इन लीटर। ठीक है, लीटर में प्रेजेंट हो गई, यानी कि इसका मतलब क्या है, 0.05 मोल्स है किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ऑफर्ड ए रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 31.6 ओम इन कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, इफ द सेल कांस्टेंट, इसने सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है क्या, ये 0.367 पर सेंटीमीटर, यानी कि जी स्टार की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, हमें क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो आर हमें पता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ई होता है। ठीक है, ये तो हम भाई 10th में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 1/r इज इक्वल टू 1/रो ए बाई एल। अब क्या करेंगे, 1/r को हमें पता है क्या होता है, 1/r होता है कंडक्ट, 1/r होता है हमारे पास कंडक्टेंस। ठीक है, और ये ये क्या होता है, 1/रो होता है हमारे पास कंडक्टिविटी, और ए बाई एल तो नहीं होता, पर एल बाई ए होता है हमारे पास, क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब हम कापा की वैल्यू निकालते हैं, आर की 1/r एज इट इज रख लिया इसने। ठीक है, तो ये जो 1/रो था ना उसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है, और ये लिख लिया, यहाँ से कापा की वैल्यू निकाल ली, वो हमारे पास क्या आई, 1/r इंटू एल बाई ए। ठीक है, अब एल बाई ए क्या दे रखा है हमारे पास, सेल कांस्टेंट, हमें पता है भाई एल बाई ए क्या होता है, जी स्टार होता है, जो कि क्या होता है हमारे पास, सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने ऊपर से निकाली। ठीक है, ये जो गिवन थी वो पुट कर दी हमने, और 1/r क्या है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है, ये रहा 31.6 ओम, इसको भी पुट कर लिया, तो हमने सोल्व करके कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल ली। अब याद रखना भाई, मोलरिटी के अंदर हमेशा आपको जब भी ऐसी कोई टर्म देगा ना मोलरिटी की, तो हमेशा जो वॉल्यूम मिलेगा वो लीटर में मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले ही करके रखना कि भाई इसको है ना, जब हम ml से लीटर में, जो लीटर होता है ना उसको ml में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, जब हम लीटर से ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके ml में कन्वर्ट होगा। तो ये जो 1000 लगा रखा ना, वो लीटर से ml में कन्वर्ट करने के लिए लगा रखा है। क्यों, क्योंकि देखो अब यूनिट में देखोगे, कंडक्टिविटी की यूनिट में सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सेंटीमीटर के हिसाब से हम जो यूनिट लेंगे ना, वो वॉल्यूम की लीटर नहीं ले सकते, वो क्या लेनी पड़ेगी, हमें ml में लेनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, क्योंकि सीजीएस के साथ सीजीएस की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लीटर से उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मोलरिटी है, देखो जो ये होता है फॉर्मूला, वैसे तो एक्चुअली में ये होता है, फिर मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलरिटी। अब मोलरिटी किस में पाएगी, लीटर में, तो उसको ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे, कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें पता है क्या है, अभी अभी निकाली हमने। ठीक है, और मोलरिटी की वैल्यू भी पता हमें, ये रहा 0.05 मोलर। ठीक है, और क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो ध्यान से देखोगे, अगर इसकी यूनिट लिखूं मैं मोलरिटी की, मोल पर ml आ जाएगा अब, है ना, क्योंकि यहाँ लीटर था, लीटर को ml में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर लीटर था। ठीक है, तो यहीं पे हमने 1000 किया है। तो अगर आप डायरेक्ट इसमें यूनिट पुट करके जब सोल्व करोगे ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्व करने पर ये क्वेश्चन आ जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था। अगला 17 क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंडक्टिविटी ऑफ, इतना हमारे पास क्या दे रखा, कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी कि मोलरिटी दे रखी है, और 298 केल्विन टेम्परेचर है, और हमारे पास कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर ये रखे हैं। हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, बहुत आसान क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। कापा की वैल्यू दे रखी है, कंडक्टिविटी 1000 हम करते हैं लीटर को ml में चेंज करने के लिए, और मोलरिटी भी गिवन है। ठीक है, बस हमें पुट करना और आंसर निकालना है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, ये कह रहा है अभी कैलकुलेट ईएमएफ निकालना में, देखो ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो उसके हिसाब से करोगे ना तो कभी आंसर गलत होगा नहीं। ठीक है, ईएमएफ निकाला है, निकालना में जो बीच में तो है साल्ट ब्रिज, अब साल्ट ब्रिज के इस साइड होता है एनोड, यहाँ पर कॉपर वाली साइड दे रखी है, ये क्या है, एनोड वाली है, यानी कि ये तो ऑक्सीडेशन की दे रखी है, और ये वाली जो साइड दे रखी है राइट वाली साइड, ये क्या है, कैथोड की साइड दे रखी है। ये फिक्स होता है सेल नोटेशन में। ठीक है, तो ये तो आपको अज्यूम करके चलना ही है।
अब ध्यान से देखो, इसमें गिवन कितना है, ई नोट दिया हुआ है, ई नोट सेल दिया हुआ है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ई नोट सेल दिया तो है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना रहा है, इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव से मतलब +2 से 0 जा रही है। +2 से 0 का मतलब हमारे पास ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है, और हमें चाहिए भी यही है, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो ये तो वैल्यू ठीक दे रखी है 0.34। अब बात करते हैं ये वाली, ई नोट एजी वाली। ये क्या दे रखी है हमारे पास, एजी से एजी पॉजिटिव दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर 0 से +1 चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूले में तो क्या यूज करते हैं, रिडक्शन वाली। ठीक है, तो हम जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ना, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, क्योंकि हमें तो चाहिए क्या वैल्यू, एजी से एजी पॉजिटिव वैल्यू इसमें दे रखी है। हमें कौन सी चाहिए, एजी पॉजिटिव से एजी वाली वैल्यू चाहिए, यही तो रिडक्शन वाली होती है ना। तो जब तक आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्लियरिटी नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ई नोट सेल की वैल्यू हम रिवर्स कर देंगे, अगर माइनस का साइन यहाँ पर दे रखा है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका रिवर्स कर देंगे। माइनस की जगह पे हम क्या कर देते हैं, प्लस का लगा देते हैं बस साइन। बात एक ही है। ठीक है, साइन वो जो अमाउंट रहेगी ना वो तो सेम रहेगी, बस हम क्या कर देंगे इसमें माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। और रिडक्शन पोटेंशियल तो अब बस हमें कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू देखनी है। देखो ये रिएक्शन देखते हैं जब हम, ये तो हमारे पास क्या है, कॉपर ओ से ये एजी। ठीक है, ये वाली रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें पता है भाई ये वाली साइड होती है ना हमारे पास, लेफ्ट साइड होती है साल्ट ब्रिज के, लेफ्ट वाली साइड एनोड होती है, रिडक्शन होगा, यानी कि कॉपर से हमें क्या ले जाना है, कॉपर 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ इसका डिनोट करने के लिए। ये देखो, कॉपर से हम कहाँ जा रहे हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या हमारे पास, रिडक्शन है, रिडक्शन, हाँ ऑक्सीडेशन ही है हमारे पास, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाली साइड होती है। अब राइट वाली साइड देखेंगे, ये क्या होता है, कैथोड वाली, यानी कि इसमें जाएगा, एजी में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन वहां से ऊपर वाली से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब हमें पता है ई नोट सेल जब हम निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड कौन सा है, या फिर देखो ये याद रखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर आप क्या याद रखो, ई राइट प्लस माइनस ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब ई, जब हम राइट वाली बात करते हैं कैथोड वाली, कैथोड वाली कौन सी है हमारे पास, कैथोड वाली है ये वाली, है ना एजी वाली। तो एजी का देखिए हमारे पास कौन सा है, ये वाली अभी अभी लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल 0.80। ठीक है, तो ये हम पुट कर लेंगे यहाँ पर 0.80, माइनस का साइन फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद क्या चाहिए हमें, टू पॉजिटिव से कॉपर का, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.46 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्लियरिटी होनी चाहिए भाई फॉर्मूले में क्या चीज हमें पुट करनी है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी दे, पर आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है आसान, इसमें कुछ नहीं करना, देखो सारी चीज गिवन है, बस फॉर्मूला बताओ भाई, ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, बस वो पता होना चाहिए, और किस तरीके से कन्वर्जन है, क्या दे रखा है क्या नहीं, किस में कन्वर्ट करना वो पता होना चाहिए। तो बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल इन्वॉल्व द रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें दे रखी है। ठीक है, ये रिएक्शन हमें दे रखी है, और हमें दे रखी है हमारे पास क्या, Zn से Zn2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन की दे रखी है। अब ऑक्सीडेशन की हमें तो चाहिए नहीं होती, हमें तो किसकी चाहिए, रिडक्शन चाहिए। तो अब इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 0.76 से हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट करने के लिए इसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि -0.76 कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड केस क्या दे रखा है हमारे पास, सेकंड केस दे रखा है ई नोट एजी से एजी पॉजिटिव। ये भी क्या दे रखा है हमारे पास, एजी से एजी पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, और तो ये नेगेटिव साइन किस में रिवर्स हो जाएगा, प्लस साइन में काट के लिख रखा है, ये मत करना। ठीक है, ये वाला ना पजल कर देगा, ये गलत दे रखा है वैसे भी। ठीक है, आंसर वैसे से सही निकाल रखो, पर इसका जो मेथड करने का तरीका है ना वो गलत है थोड़ा। यहाँ पर देखिए, देखो मैंने यहाँ निकाल के दिखा रखा है, जो ई सेल होता है ना, जो ई ई नोट सेल होता है,
ई नोट सेल क्या है हमारे पास, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब ई नोट कैथोड देखो, ई नोट कैथोड हो गया हमारे पास, देखो हम रिएक्शन से भी पता कर सकते हैं, जिंक से Zn2 पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। तो ई एनोड तो इस तरफ आएगा, ये जो लिख रखा ई एनोड, ठीक है। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए 0.76, वो हमने कहाँ पुट किया, यहाँ पर। और नेगेटिव साइन फॉर्मूले वाला, और ये नेगेटिव साइन हमने रिवर्स करके लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब देखो एजी सिल्वर की बारी, सिल्वर एजी पॉजिटिव से एजी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि कैथोड वाली प्रोसेस ये वाली पाएगी हमारे पास, ये वाली। अब ई कैथोड देखो, एजी से एजी पॉजिटिव है, इसको भी रिवर्स किया था हमने, तो नेगेटिव 0.80 को किस में कन्वर्ट किया, पॉजिटिव साइन में, ठीक है। तो ये हम 0.80 पुट कर लेंगे। अब इसकी वजह से हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, और कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास 0.56 वोल्ट निकलेगा, ठीक है। माइनस ई लेफ्ट, ई राइट का मतलब देखो ये वाली चीज बोल रहा है, ई राइट का मतलब बोल रहा है ये वाली। देखो अगर मैं इसको ना, इस वाली रिएक्शन को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो बीच में तो आएगा साल्ट ब्रिज, और इस तरफ हमें पता है क्या होता है, एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव, ठीक है। और साल्ट ब्रिज के तुरंत बाद वाला आता है एनायन, आयंस, और उसके बाद आता है मेटल। तो आयन क्या है, Zn2 पॉजिटिव यहाँ लिखा, और Zn को इस तरफ लिखा। उसके बाद बचा कौन सा, हमारे पास ये वाली साइड, जो कि हमारे पास राइट वाली साइड, ठीक है। ये क्या है, राइट वाली साइड, और ये वाली क्या थी, लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। अब राइट वाली साइड क्या होता है, हमें रिडक्शन देखो, सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। तो ये साल्ट ब्रिज के तुरंत बाद वाली तो लिखते हैं हम क्या, आयंस वाली, और उसके बाद लिखते हैं मेटल का, ठीक है। तो 2 Ag पॉजिटिव, और यहाँ पर 2 Ag आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी। और ये वाली है राइट साइड, यानी कि यहाँ तो हम लिखेंगे सिल्वर वाली, और ये कौन सी है, लेफ्ट साइड एनोड वाली, यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट वाला रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फॉर्मूले में लिखते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल, ये याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूले में जो हम नोट करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन आसान, बस आपको। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, ये निकल है, स्पून है, ये कह रहा है क्या मैं उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में स्टीरर के रूप में यूज कर सकता हूँ। स्टीरर होता है हमारे पास, जिससे हम सॉल्यूशन को मिलाते हैं, ठीक है। स्पॉट योर आंसर, तो हमारे पास ये ई नोट की वैल्यू दी हुई है, ई नोट, ई नोट एन आई पॉजिटिव से एन आई नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ये दे रखे हैं। तो हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वैसे तो, देखो अगर मान लो हम निकिल को स्टीरर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो हम स्टीरर तो वो यूज करेंगे ना जो रिएक्शन ना करे कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। अगर रिएक्शन कर लिया तो कुछ ना कुछ तो डिकम्पोजिशन होगी, एसोसिएशन होगा, उसकी वजह से रिएक्शन होगी, और सॉल्यूशन हमारे जो रिएक्ट नहीं करता। परंतु निकिल है ना, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कैसे देखते हैं, देखो निकिल लिया, वो कॉपर सल्फेट के अंदर डाला, कॉपर सल्फेट का कलर पता हमें क्या होता है, ब्लू। अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकिल से निकिल सल्फेट और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो निकिल SO4 के साथ है ना, ये निकिल 2 पॉजिटिव में है, और ये जो कॉपर है SO4 के साथ में है, वो क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो निकिल की रिएक्शन कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर देखोगे ये वाला तो निकिल का निकिल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। और इस तरफ देखोगे कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो आगे इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, और ई नोट सेल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं साल्ट ब्रिज को, बीच में होता है साल्ट ब्रिज, ठीक है। साल्ट ब्रिज के तुरंत बाद होता है आयंस, आयन को लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे मेटल को। इसी तरीके से साल्ट ब्रिज के तुरंत बाद आयंस, और आयंस के बाद मेटल। अब हमें पता है, अब हमें पता भाई, जो साल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाली साइड होती है ना, उस पे हम लिखते हैं एनोड को, ठीक है। एनोड क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन किस, एनोड का होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव, तो हमने निकिल 2 पॉजिटिव लिखा और निकिल लिख दिया। उसके बाद राइट साइड होता है जो हमारी, वो राइट साइड लिखते हैं हम कैथोड को। अब कैथोड को देखो,
कैथोड होता है कॉपर का, ठीक है, रिडक्शन तो कॉपर का हो रहा है। अब कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से सेल नोटेशन दिखते हैं। अब असली बात तो आती है हमारे पास ई नोट सेल कैसे निकाले। ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, और ई नोट सेल एन आई 2 पॉजिटिव से एन आई। देखो बिल्कुल सही दे रखा है ये चीज देखने की होती है ध्यान से। ये जो चीज दे रखी है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट होना है, इसका मतलब ये रिडक्शन की बात कर रहा है ना। रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा भाई सीधा डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल पुट कर दो। और ये दे रखा है निकिल एन आई 2 पॉजिटिव से एन आई, ये भी एक तरीके से 2 पॉजिटिव से 0 पे जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया इन दोनों में हमें क्या पुट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है। अब बात करते हैं क्या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही दे रखी है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो रिवर्स करेंगे उसके साइन को, ठीक है। और या फिर एक बात ये भी कह सकते हैं ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर एक बात और बोल सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो कैथोड किसका, रिडक्शन, तो रिडक्शन वाली साइड देख लो, यानी कि ये वाली चीज। और एनोड क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ये वाली चीज, ठीक है। या फिर हम लेफ्ट राइट के हिसाब से देखें तो हमें इस वाली चीज को देखना पड़ेगा, लेफ्ट राइट वाली को। तो हम जब राइट वाली चीज देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, कैथोड। तो वही बात है, जो कैथोड है वो क्या है, राइट वाली साइड है, और एनोड वो क्या है, लेफ्ट वाली साइड है। देखो लेफ्ट साइड एनोड लिखा हुआ है। तो वही बात है, अगर इससे निकालना चाहते हो इससे निकाल लो, या इससे निकालना चाहते हो इससे निकाल सकते हो, आंसर सेम निकलेगा, है ना। एन आई 2 पॉजिटिव से एन आई, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसमें हमें चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड टर्म देखते हैं, ई नोट दे रखा है Cu2 पॉजिटिव से Cu, इसमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे पास रिडक्शन वाली टर्म दे रखी है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो अब राइट वाली साइड कौन सा था, राइट साइड वाली साइड था हमारे पास कॉपर, तो कॉपर वाली टर्म वाली पुट कर दो। कॉपर वाला कौन सा है, ये देखो कॉपर वाला है 0.34 माइनस फॉर्मूले का साइन, ठीक है। उसके बाद ये देखो अब देखते हैं हम लेफ्ट वाली साइड। अब लेफ्ट वाली साइड कौन सा है, एनोड। अब एनोड का कौन सा दे रखा है, निकिल का। अब निकिल का देख लो जी माइनस 0.25, यानी कि माइनस से हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रखा है 0.59 आ रहा है, ठीक है। तो 0.59 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21, ये कह रहा है सजेस्टिव वेट डिटरमाइन डेल्टा नोट एम वैल्यू ऑफ वाटर। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं वाटर की, कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे भाई। देखो सबसे पहले याद रखो H2O के निकाल लिया ना, तो मुझे उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, ये तो कोरोच लॉ से निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा NaCl। अब NaCl को डालता हूँ मैं, तो इसकी रिएक्शन होगी तो किस में कन्वर्ट। अब अगर हमें मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है NaOH की, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है किसकी, HCl की। और इसमें से मैं अगर NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास H2O की बच जाएगी। तो जनरल सी रिएक्शन है, देखो ये वाली ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, NaOH की प्लस NaOH की, ठीक है, और HCl की मोलर कंडक्टिविटी, HCl की मोलर कंडक्टिविटी, दोनों को प्लस करके NaCl वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो। NaCl वाली को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी, H2O की आ जाएगी। ये क्या हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं हम। 22 क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर दे रखी है, यानी कि ये तो हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। और मिथेनोइक एसिड की निकालनी है, और जो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है ना, वो हमारे पास ये वाली गिवन है, ठीक है। देखो यूनिट ध्यान से देखो, यूनिट से आपको सारी चीजें गिवन मिल जाएगी। अब कैलकुलेट क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और दूसरी चीज क्या निकालनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव की दे रखी है वो इतनी दे रखी है, और HCOO नेगेटिव की दे रखी है वो इतनी दे रखी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, मिथेनोइक एसिड का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर हमें गिवन भी है, देखो अगर इससे बनाए ना CHCOOH, ये हमारे पास मिथेनोइक एसिड
ये तो इथेनॉइक का बन गया 2 कार्बन आगे। ये हमारे पास